नेपाल में जेनजी क्रांति हुई, सबने देखी। इस क्रांति ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया, यह भी सबने देखा। केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंक दिया, यह भी सब जानते हैं। लेकिन अब उसी जेनजीज की गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है। वजह है लीडर ऑफ ओपोजिशन और कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी का एक पोस्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को जेनजीज को संबोधित करते हुए एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश के जेनजीज संविधान की रक्षा करेंगे, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तीखा प्रहार किया और 3 पॉइंट्स में जवाब दिया। राहुल गांधी के पोस्ट के जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जेनजी परिवारवाद के खिलाफ थे। वो नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेंगे? जेनजी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के भी संगीन आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने राहुल को तंज कसते हुए कहा कि आप देश छोड़ने की तैयारी करो। इसी तरीके का अंदाज और भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने दिए। इससे यह तो साफ है कि राहुल के इस पोस्ट से गदर मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह कि आखिर संविधान की दुहाई देकर राहुल गांधी भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे अराजक हालात क्या पैदा करना चाहते हैं? आखिर राहुल गांधी इस पोस्ट के पीछे उनकी मंशा क्या है? जबकि राहुल भी जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है और इस तरह की क्रांति के लिए मेरे देश में, हमारे देश में कोई जगह नहीं है। फिर भी राहुल गांधी ने वोट चोरी के बाद जेनजी का मुद्दा उछालकर क्यों माहौल खराब करने की कोशिश की? करेंगे इन्हीं सवालों के साथ बड़ी बहस। उससे पहले यह रिपोर्ट। वोट चोरी को लेकर पहले से ही जुबानी जंग चरम पर है। ऊपर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेनजी वाला बयान देकर आग में घी डालने का काम किया। राहुल गांधी ने जेनजी से संविधान बचाने की अपील की। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला है। मैंने पहले ये कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को ये नकारते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी राहुल के इस बयान पर हमलावर है, तो वहीं विवादित बयान के लिए मशहूर सैम पित्रोदा ने राहुल के बयान का समर्थन किया है। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times. And there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism and all that is there. नेपाल और बांग्लादेश में जेनजी ने वहां की सरकार को पलट कर रख दिया था और राहुल गांधी ने संविधान की दुहाई देकर यहां के युवाओं से कुछ ऐसा ही करने की अपील की है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कोर्ट और चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जाते? क्यों वो भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे अराजक हालात पैदा करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज उसी मसले पर करेंगे बात। राहुल गांधी एक तरफ लगातार आप देख ही रहे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर पूरे देश में भी घूम रहे हैं, भी बिहार भी गए हुए थे, वापस आए हैं, उन्होंने बॉम्ब फोड़ा है, पार्ट 2 रिलीज की है और हाइड्रोजन बॉम्ब का भी वो जिक्र कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी की तरफ से एक के बाद एक कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पोस्ट उन्होंने किया, जेनजीज का जिक्र हो गया। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रही है। मैं ये भी समझूंगा कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर वो युवाओं से संवाद कर रहे हैं तो कहां से आग आ गई, कहां से घी आ गया? मेरे साथ मेरे 2 पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर मोस्ट चेहरों में शुमार विवेक सर जुड़ चुके हैं। विवेक सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत दिनों बाद आए आप मेरे शो पर, बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका। और आरजू भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरजू भाई, नमस्ते कर रहा हूं, इस्तकबाल कर रहा हूं आपका, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। शुरुआत विवेक सर मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। विवेक सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक के बाद एक कई एक्सपोजे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बॉम्ब फोड़ूंगा, तो बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं बॉम्ब फोड़ने वाली बात तो आतंकवादी करते हैं।
और मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों ऐसी बातों का इस्तेमाल हो रहा है। फिर राहुल गांधी जी के एक पोस्ट पर बड़ा बवाल मच गया कि क्या राहुल गांधी क्या कांग्रेस से चाहता है कि जो हालात श्रीलंका में बने, बांग्लादेश में बने, नेपाल में बने, उस तरफ इंडिकेट करना चाह रहे हैं, वार्निंग कर रहे हैं, वार्निंग देना चाह रहे हैं कि ज्यादा चिंता है देश की? प्लीज मुझे बता दीजिए। देखिए, ये जो बीजेपी जो प्रयास कर रही है, सीधी बात था, वो उनकी आदत है और वो मजबूर। ठीक है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। भारतीय संविधान का उद्देश्य ये है जी कि एक समतामूलक समाज का निर्माण करें, और इसीलिए हमारे संविधान में एक व्यक्ति को एक मत दिया है और एक मत को एक मूल्य दिया है। ठीक है, अभी ये बात तो एकदम बराबर है, लेकिन हमें अगर समतामूलक इगैलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करना है तो हमें यहां तक सीमित रह के नहीं चलेगा। हमें एक व्यक्ति और एक मूल्य प्रस्थापित करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर एक व्यक्ति को एक मत ही नहीं रहेगा, हाँ, अगर वोटों की चोरी की जाएगी, हाँ, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित है, जो ओबीसी है, जो आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, उनके वोट चोरी करने की साजिश की जाएगी, हाँ, तो हमारा संविधान खतरे में आ जाएगा। हाँ। और इस संविधान के रक्षा के लिए राहुल जी खड़े। दूसरी बात, जो रिटॉरिक करके जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या बम फेंकेगा तो आदमी क्या सही में बम फेंकता है क्या? ये कहने की बात है। हाँ। अभी उन्होंने कहा कि हमने पहला बम डाला, हाँ, अणु बम डाला, हाँ, एटम बम डाला, हाँ। तो कहाँ विस्फोट हुआ क्या? हाँ। क्या किसी का घर उद्ध्वस्त हुआ नहीं तो क्या? अनुराग ठाकुर आए तो थे, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं बॉम्ब छोड़ो फुलझड़ी नहीं हुआ ये। अरे वो अनुराग ठाकुर जी की गोली मारो वालों की बात क्यों करते हैं? हाँ, हाँ, आपने जो ये दिखाया हाँ। हमारे देवेंद्र फडणवीस का, हाँ। उनका भी हिस्ट्री देखो ना। उन्होंने क्या कहा था इलेक्शन में? हाँ। साम दाम दंड भेद सबको अपनाओ, लेकिन हाँ। हम जीतने चाहिए। ठीक है। ऐसे विचार के लोग ये डेमोक्रेसी के लिए कोई लायक नहीं। नहीं तो पर मेरा सर कहना आप लोग तो बहुत ये शानदार है, काम कर ही रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ राहुल जी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी बिहार गए थे, बड़ी भीड़ आई। लेकिन ये जब से नेपाल वाला घटनाक्रम हुआ है, इंडिया ब्लॉक के नेताओं को ऐसा क्यों लग रहा है? मैं नाम सुरेंद्र राजपूत से लेकर आपके साथी संजय राउत तक बार बार ये क्यों बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में भी ऐसे हालात है क्या? देखिए, ऐसे हालात हमारे देश में पैदा ना हो हाँ। करके यहाँ का लोकतंत्र ठीक है, सुरक्षित रहना चाहिए, और वो लोकतंत्र की सुरक्षा करने ठीक की है। बात राहुल जी ये कर बात रहे हैं। बीजेपी नहीं अभी समझ रही। इनको मैं नहीं, मेरे साथ एक मिनट, हाँ जी सर। आपने वंशवाद की भी बात यहाँ हो गई। हाँ, मैंने चलो, नहीं कही। ठीक है। नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने कहा हम नेपोटिज्म से परेशान थे, नेता का बच्चा नेता बन रहा है, वो बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, हम सड़कों पर मोमोज के ठेले लगा रहे हैं। प्रॉब्लम उनको वो थी। तो क्या राहुल गांधी जी को हाँ, नेता बना के गए थे क्या उनके पिताजी? क्या इंदिरा जी को पंतप्रधान बना के गए थे क्या नेहरू जी? वो लोगों ने उनको चुन के दिया है। हाँ। ये जो बात है ना, देखियो, हाँ। हमारा वंशवाद का हमें अभिमान है। ठीक है, मैं नाम गिनवा सकता हूँ, मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, कमला जी नेहरू, राजीव गांधी जी। सर आप क्यों गिना रहे हैं? तो बीजेपी गिनवा देगी, वो तो यही तो कह रही है, यही नाम तो है, इन्हीं के इर्द गिर्द तो घूम रही है कांग्रेस आज तक। इनका वंशवाद तो बताइए ना। हाँ। हमें जरा इनके नेताओं के ठीक है पुरखे विवेक क्या सर, कर मैं रहे एक बार थे, वो ओपनिंग तो ले लूं। आप बताइए सबसे ना। सीनियर हैं, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा वक्त ओपनिंग में आपको ही दे नहीं दिया, नहीं, मैं मुझे है ना? मेरा एक बार कोई ओपनिंग आ रहा आपसे हूं। कोई, हाँ, एक तकरार बार नहीं। ओपनिंग सबका ले लूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आप ही का है विवेक सर। मेरे को महेश जी भी नजर आ रहे हैं। महेश वर्मा जी बीजेपी के नेता हैं। आजू खान साहब का मैं इंट्रोडक्शन करवा ही चुका हूं। मेरे को निरंजन पोदार साहब भी नजर आ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों को ही मैं नमस्ते कर रहा हूं। महेश जी प्लीज मुझे बता दीजिए, महेश जी अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होने के तौर पर युवाओं से संवाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेनजी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वार्न कर रहे हैं, वो तो चिंता कर रहे हैं कि ऐसे हालात देश में ना बने? देखिए, इस देश में जो है एक कहानी बताई जाती है, या आपने भी वो कहानी पढ़ी होगी, कि आदमी जिस डाल पे रहता है कम से कम उस डाल को नहीं काटता है। जिस देश का आदमी खाता पीता है, हाँ, जिस देश के हवा पानी से पे वो जिंदा है, ठीक है, उस मिट्टी का कर्ज चुकाने के बजाय उस मिट्टी के साथ अगर कोई आदमी गद्दारी करे, हाँ, तो उससे बड़ा देशद्रोही और उससे बड़ा लानत और मलानत की बात कुछ और नहीं हो सकती। तो ये आप किसके लिए सवाल कह है रहे कि हैं कोई महेश भी
मैं राहुल गांधी जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये देश जो है सिर्फ उन्हीं का नहीं है, ये देश जो है 140 करोड़ लोगों का है। उन्हीं के यहाँ अधिकारों के लिए तो गृह कह रहे हैं मैं सड़कों पर हूं, उनका वोट छीना जा रहा है, उनके लिए सड़कों पर हूं। जेनजीज के साथ नहीं, बात कर रहा हूं, मैं जेनजीज पूछना का गुस्सा चाहता मत हूं कि भड़काइए। आखिर में आप गृह युद्ध किस बात के लिए आप जेएनजी की बात कर रहे हैं? हाँ जेएनजी तो जो भ्रष्टाचारी थे उनके खिलाफ था। हाँ जेएनजी में तो विपक्ष के जो लोग थे उनको पीट पीट के उनकी हालत खराब करी। हाँ जेएनजी तो जो अभी आपने इनको बताया और आईना दिखाया, ये उन लोगों के लिए था हाँ जो कहीं पे मतलब परिवारवाद के तहत जो है राजनीति में आए थे और गुलछर्रे उड़ा रहे थे। ठीक है। तो आज के डेट में अगर ऐसे लोगों की कहीं मुखालफत और खिलाफत हुई है और उसके कहीं एक नमूने के रूप में, उदाहरण के रूप में, हाँ। सैंपल के रूप में हमारे देश में राहुल गांधी उपलब्ध है, हाँ। तेजस्वी यादव उपलब्ध है, अखिलेश यादव उपलब्ध है, उद्धव ठाकरे उपलब्ध है, आ रहा हूं आरजू भाई, स्टालिन उपलब्ध है। तो तमाम ऐसे लोगों का नाम लिया जा सकता है जो ये उसी परंपरा के लोग हैं जो जेएनजी के मुखालफत और खिलाफत की वजह से जो है उसके भेंट चढ़े। अब रही बात की जो अभी 3 महीना पहले कर्नाटक को लेकर जो बात कही राहुल गांधी ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबने एक बात सुनी होगी कि एक अपराध प्रक्रिया होती है सीआरपीसी में, जिसमें ये कहा जाता है हिट एंड रन। मैंने हिट करना तो अपराध है ही, और हिट करके भाग जाना वो डबल अपराध हो गया। आजकल राहुल गांधी ने एक अपराधी की तरह जो है शूट एंड रन की बात कर रहे हैं, आरोप लगाया शूट किया देन रन, आरोप लगाया शूट किया देन रन, यही कह रहे हैं ना आप? अब ये जो है पिछले 10 साल में उन्होंने एक अपनी आदत सी बना ली है कि भाई आरोप लगाओ और भागो, आरोप लगाओ और भागो। आज तक उनका कोई भी आरोप किसी भी कोर्ट कचहरी में कहीं सस्टेन नहीं किया। इवन की उन्होंने जो राफेल में भी आरोप लगाया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का सबसे झूठा व्यक्ति है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो अभी जिस चीज को लेकर उन्होंने कहा कि हमने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, हाइड्रोजन बम जिसको फोड़ दिया उसको लेकर आपको हकीकत तो ये है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी के बारे में वो बात कर रहे हैं वहां 9,500 कुछ वोटों से जो है एमएलए कांग्रेस का जीता। ठीक है, और वो मैं कल बात कर चुका हूँ। ओपनिंग आ गया महेश जी आपका, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका, ये आरजू भाई बहुत देर से एक ओपनिंग ले लूं बस। आरजू भाई प्लीज। आरजू भाई, नेपाल में घटनाक्रम हुआ, बीच में कुछ चीजें बहुत वायरल हो रही थी, तो उसमें यह भी कहा गया कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि देखो बगल में नेपाल है, बिहार से ज्यादा दूरी नहीं है, मैं वार्न कर रहा हूं। मैंने उस बारे में पढ़ा, वो तो कोई पैरोडी अकाउंट था, तो वो तेजस्वी जी ने ऑफिशियली कहा ऐसा तो नहीं मुझे कहीं पर नजर आया। लेकिन इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जेनजीज को लेकर जो राहुल गांधी कह रहे हैं, आरजेडी का क्लियर स्टैंड क्या है? जब देश की सत्ता नाकारी हो जाती है, निकम्मी हो जाती है, तो वहां के लोग क्रांतिकारी हो जाते हैं। और क्रांतिकारी हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो बार बार नेपाल को भारत से जोड़ने की जो कोशिश कर रहे थे, हमारे देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। नेपोटिज्म की आप बात कर रहे थे, यहाँ विजय शाह कौन है आप सबको पता है, कौन है अमित शाह के बेटे। और बिहार प्रदेश की अगर नेपोटिज्म की बात करूं तो एनडीए समर्थित जो सरकार है, सबसे बड़ा नेपोटिज्म का सरकार की नेपोटिज्म का एक मतलब अपने आप में एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। सर आप जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो जनता तक जाए ना जाए, लेकिन महेश जी अभी बोल देंगे, लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, मीसा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए ना, मैं नहीं आप भी बोलेंगे सर। हाँ आप भी बोलेंगे आरजू भाई, आप भी बोलेंगे। ये शकुनी चौधरी कौन है? ये शकुनी चौधरी कौन है? उनके पिता, उनके बेटे जो डिप्टी सीएम बने हुए सम्राट चौधरी कौन है? ये जीतन राम मांझी कौन है? ये सुमन मांझी कौन है? ये सुमन मांझी की बहू कौन है? ये सम्राट चौधरी पहले आप ही की पार्टी में थे, लालू जी ने उनको मंत्री बनाया था। सांबीवी चौधरी कौन है? उनके दामाद जो आरएसएस कोटा से बहाल हो गए वो कौन है? ये बताएंगे, ये सारे लोग बताएंगे हमको। चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान के जीजा कौन है? चिराग पासवान की बहन कौन है? चिराग पासवान के चचा कौन है? चिराग पासवान का भतीजा कौन है? ये हमको बताएंगे, नेपोटिज्म पे बात करेंगे। और यहाँ इस देश में लोकतंत्र है। और मैं पूछना चाहूंगा, मणिपुर में लोकतंत्र था कि नहीं? देश की सत्ता में आप बैठे हुए हो, 2 सालों से मणिपुर जल रहा है, आपने क्या किया? देश के लोगों को जब आप खालिस्तानी कहोगे, उग्रवादी कहोगे, आतंकवादी कहोगे, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो चाहता था आपसे, वो सड़कों पर आते उसके सड़कों पे किलो ठोकोगे, तो देश क्या करेगा? देश चुपचाप बैठेगा क्या? और देश तबाह कब होता है? मैं कह रहा हूं देश चुपचाप नहीं बैठेगा, किसान सड़कों पर आएगा, युवा सड़कों पर आएगा, लेकिन अपने देश में वो क्रांति थोड़ी हो सकती है जो नेपाल में हो गई। वो कोई क्रांति थोड़ी है, वो डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं में कहीं फिट होती है? तो बताओ मुझे आरजू भाई।
नहीं होती है, नहीं फिट होती है। मैं कहता हूं, लेकिन जब ऐसी चीजें होंगी, ऐसी घटनाएं होंगी, 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी नहीं दिखेगा। उसको हिंदू मुसलमान में डिवाइड करके किसी को कपड़े से पहचान के लिंचिंग कर दोगे, किसी को खालिस्तानी बोल के लिंचिंग कर दोगे, किसी को 2 सालों से ऐसे ही धतकता हुआ छोड़ दोगे, तो ऐसा होने का संभावना है। और आपको ये सीख है जब आपके बचौल बोलेंगे, जब आपके गिरिराज सिंह बोलेंगे, जब आपके योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे और अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस को एक झटके में खत्म करेंगे, तो देश के संविधान को खतरा होगा। और जब देश के संविधान को खतरा होगा तो देश का युवा क्रांतिकारी बनकर आपके सामने सवाल करने आएगा। ठीक है। और यही आपको वार्न किया जाता है कि देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, आपने जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग किया, ईडी का दुरुपयोग किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करते हैं। आरोप तो हमेशा लगते आए ना, सीबीआई तोता है ये, क्या बीजेपी के टाइम पे था? ये आरोप तो हमेशा से लगते आए। मैं बार-बार जो पीछे के दरवाजे से डराने का प्रयास हो रहा है वो ठीक है क्या? इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है क्या अनुराग ठाकुर? जो हम सवाल इलेक्शन कमीशन से करते हैं, तो अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी क्यों आ जाती है सवाल का जवाब देने? क्या उसने इस देश के स्वायत्त संस्थाओं ठीक है, इन तमाम सवालों का जवाब लूंगा। पोदार साहब मैं आपके पास आ गया। पोदार साहब आप प्लीज आप आइए, एक बार ओपनिंग हो जाए, फिर ये प्लेटफॉर्म आप ही का है। आरजू भाई फिर ये प्लेटफॉर्म आपका है। पोदार साहब प्लीज आप मुझे बताइए, एक तो जेंजी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, और वैसे भी जो चीजें ट्रेंड होती है ना, उसको अगर नेता राजनेता अपने संबोधन में उतार देते हैं तो लगता है कि हम जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कनेक्ट करने के चक्कर में जो दूसरा नेगेटिव मैसेज जा रहा है वो नुकसान नहीं करेगा क्या? या आपका क्या इस पर एनालिसिस है? प्लीज मुझे बताइए। देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी की जो वॉर रूम है, यानी कि उनकी जो नीतियां या उनके जो ट्वीट करने वाले हैं या उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं उसके ऊपर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आज की बहस के अंदर 2 पहलू निकल करके आ रहे हैं। एक पहलू तो यह कि क्या राहुल गांधी जी यहां इस देश के अंदर गृह युद्ध चाहते हैं, या राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है कि भाई वो देशद्रोही है, वो अर्बन नक्सली है, वो चाइना के एजेंट है। तो कहने का तात्पर्य एक विषय तो वो है जिसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी उतने ही देशभक्त हैं जितने देशभक्त रोहित जी हैं, जितने देशभक्त महेश वर्मा जी हैं। राहुल गांधी जी शायद उससे ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। तो दूसरा पहलू यह है कि राजनीति के अंदर एक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है, और परसेप्शन और नैरेटिव ये गढ़ा जाता है। और इसके अंदर आप अगर अपने प्रतिद्वंदी को अवसर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके और आपके रणनीतिकारों की चूक मानी जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी के ऊपर देखिए, आप कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, सबसे पहले तो 90 के दशक के बाद में अगर आप सिलसिलेवार तरीके देखेंगे तो सबसे पहले तो इनको राम विरोधी, इनको हिंदू विरोधी, इनको हिंदू खिलाफ पार्टी के हिसाब से इनके ऊपर नैरेटिव चस्पा किया गया। और इनके जो रणनीतिकार थे उन्होंने सहज ही उस नैरेटिव को चस्पा होने दिया। क्यों? उसके बाद में धीरे धीरे करके भारत माता की जय, वंदे मातरम, या यूं कहें कि सेना के ऊपर कुछ बयानों को निकाल करके एक ऐसा नैरेटिव बना दिया कि जैसे राहुल गांधी जी भारत की सेना के खिलाफ है, राहुल गांधी जी भारत के खिलाफ है। समझ गए मेरी बात को? आज कहीं ना कहीं एक और नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये देश के अंदर गृह युद्ध चाहते हैं, ये सोर्स के एजेंट है, ये फलाना है, ये चाइना के एजेंट है। मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं पोदार साहब आप ही बोलिए ना। 2 चीजें, एक तो आपने कह दिया कि रोहित पोखरियाल भी देशभक्त है, राहुल गांधी उनसे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए ना, आप चले गए 90s में, मैं आज की बात कर रहा हूं। अभी भी तो सैम अंकल हैं, सैम पित्रोदा जी हैं, राहुल गांधी के गुरु भी, कांग्रेस के बहुत सीनियर मोस्ट चेहरे भी। उनका बयान आज वापस से बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि मैं पाकिस्तान जाता हूं तो मुझे घर जैसा लगता है, कुछ बदलाव मुझे नजर ही नहीं आता। देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी के जो सबसे बड़े हितैषी बन रहे हैं वो मेरे हिसाब से कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि अगर आपको किसी को तबाह करना है तो उसके साथ दोस्ती करके आप उसको गलत दिशा में डाल दीजिए। आप अपने आप को आपकी दुश्मनी। राहुल गांधी गलत दिशा में, जो बात अधूरी, राहुल गांधी गलत दिशा में है क्या? देखिए निश्चित रूप से उनके जो सलाहकार मंडली है कहीं ना कहीं वो उनको भ्रमित कर रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। और अभी जो मेरी एक बात अधूरी थी उसको पूरी हो जाने दीजिए। जल्दी कीजिए सर, जल्दी। 30 सेकंड।
आप देखिए कि कभी तो भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन राहुल गांधी जी को पप्पू घोषित करने का प्रयास करते हैं कि तो पप्पू है, इनको तो बोलने की भी अकल नहीं है। और कभी इनको इतना बड़ा मास्टरमाइंड घोषित कर देते हैं कि सोरोस के साथ मिलकर के इतना बढ़िया षड्यंत्र रच रहे हैं भारत को बर्बाद खंड खंड करने का। अरे यार, एक आदमी या तो पप्पू है, अगर पप्पू है तो वो इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रच सकता है? मैं एक बात बोल दूं पोदार साहब, एक चीज बोल दूं, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दे दूं। अमूमन क्या है, कई बार पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं ना, तो उनके ऊपर भी तबका लग दिया जाता है इसी शो में, ये तो राइट साइड वाला, ये तो लेफ्ट साइड वाला। लेकिन आपने अपने संबोधन में, यकीन मानिए, अब इसको मैं क्लैरिफिकेशन कहूं कि कंफ्यूजन कहूं, आप बीजेपी को भी एडवाइस कर रहे हो कि भाई या तो ये बता दो कि ये बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड है या कम दिमाग का है, एक चीज बता दो। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी जो है वो गलत डायरेक्शन में है। विवेक सर, यू हैव टू जॉइन इन नाउ। विवेक सर, राहुल गांधी जी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, फिर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आ जाएगा बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, एसीआई पर निशाना साधा है, तो आपने जेंजीज, गृह युद्ध, कोल्ड वॉर वाली स्थिति, गृह युद्ध वाली स्थिति डाल दी। क्यों डेंट कर रहे हैं? गलत दिशा में है राहुल गांधी, ये पोदार साहब कह रहे हैं। देखो, निरंजन जी एक प्रबुद्ध विश्लेषक है। हाँ। और उनके विश्लेषण का मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन उनका जो आखिरी का मुद्दा है उससे मैं सहमत नहीं। हम सब लोग एक टीम करके काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी किसी का विचार कुछ अलग हो सकता है। हाँ। इस मुद्दे पे सिर्फ निरंजन जी से मेरा मतभेद है। हाँ। और इस मतभेद को आगे लेके मैं चाहता हूँ। यहाँ बात हुई राहुल गांधी गृह युद्ध के लिए युवकों को प्रवृत्त कर रहे हैं। हाँ। अभी ये गृह युद्ध को प्रवृत्त करने की कोशिश महात्मा गांधी की हत्या करके की। उसके पहले चंद हफ्ते पहले जो संघ संचालक गोलवलकर जी थे, वो गोलवलकर जी 2000 दिल्ली के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस है ये मुसलमानों का वोट चाहती है। ये मुसलमानों का वोट उनको मिलने वाला नहीं है कि जब इलेक्शन आएंगे तब इस देश में एक मुसलमान भी नहीं रहेगा। हमारे तत्व ये कहते हैं हिंदू धर्म के कि हम हिंदू की हत्या नहीं करते, लेकिन महात्मा गांधी इस मुसलमानों में गलतफहमी फैलाकर उनको यहाँ रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो अगर कोई हिंदू भी इसके बीच में आता है तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी की हत्या ये इस देश में गृह युद्ध फैलाने की कोशिश की एक बात। अभी गांधी जी की बात तो बहुत पुरानी हो। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ, सुनिए, अभी की ये 8-10 साल में जो बातें हुई वो बातों के बारे में मैं जिक्र करता हूँ। हाँ, ठीक है। यहाँ स्मशान कब्रिस्तान की बातें हो गई। हाँ, आरो पोदार साहब आरो। यहाँ रामजादे हरामजादों की बात हो गई। हाँ। यहाँ जूते मारो डैश की बात हुई। हाँ। यहाँ बाबर के औलादों की बात हुई। हाँ। यहाँ मटन मछली मंगलसूत्र मुद्रा ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले क्या क्या नहीं हुआ, ये सब कोशिशें। तो विवेक सर वो भी तो बताइए, जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था, अभी वो उस पर आ जाएंगे, वो भी तो हुआ, वो भी बताइए ना, सीनियर आदमी आप, वो भी बताइए। पहला अधिकार मुसलमानों का। हाँ, पहला अधिकार मुसलमानों का पूरा स्टेटमेंट पढ़ दिया ना, बताइए ना, आप ही बताइए सर। आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ के बताइए ना। उन्होंने ये कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला गरीबों का अधिकार है, पिछड़ों का अधिकार है, और सबसे ज्यादा अधिकार। आप गलत बोल रहे हो, इसीलिए तो गलत बोल रहे हो। तभी 70 उन्होंने पार्लियामेंट में भी बोला और नीति आयोग, योजना आयोग के बकायदा एक कार्यक्रम में उन्होंने बोला, और ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। देखो, हमेशा की तरह इनको जरा समझाओ ना। ये हाँ, ठीक है। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनको आप समय देना। आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ना। अभी मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं आपको पढ़ा के बताता था। ठीक है। उन्होंने मुसलमानों का हक है ये बोला था, लेकिन ये बोला था कि सबसे पिछड़े और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के उस पर बोला था, लेकिन उन्होंने गरीबों की भी बात की थी। अब बात रही कि हम लोग पाकिस्तानी है। क्यों? क्योंकि सैम पित्रोदा जी बोले ये पाकिस्तान में मेरे को घर जैसा लगे। अभी सैम पित्रोदा को उनका निजी अनुभव है, और यहाँ से बहुत से लोग जितने पाकिस्तान जाके आए हैं वो ये कहते हैं कि लोग बहुत प्यार करते हैं। अभी वो सैम नहीं सर, वो कहने में तो अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, हम में से किसी को बुरा थोड़ी लगता है, लेकिन फिर पहलगाम याद आ जाता है, पुलवामा याद आ जाता है, 26/11 याद आ जाता है। तो मैं उसी पर तो आज आ रहा हूँ सर। जल्दी आइए, 3 गेस्ट और हैं। पहले मुझे याद आता है वाजपेयी जी। 77 में वो परराष्ट्र मंत्री थे, और उन्होंने तब भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं होती,
उन्होंने ये कहा कि हम अभी बम नहीं डालेंगे, हम अभी बॉल डालेंगे। बाद में वाजपेयी के समय में ही कारगिल का युद्ध हुआ। हाँ। कारगिल का युद्ध होने के बावजूद भी वाजपेयी जी ने सरहद का उल्लंघन नहीं किया। आडवाणी जीना के कबर पर गए, उनकी बहुत स्तुति की, बोले इनके इतना सेक्युलर आदमी दूसरा कोई नहीं मिले। ठीक है। अब ये जो नए जो नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर है उनकी बातें। हाँ। 21 मई 2024 को उन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ विधि को बुलाया। 25 दिसंबर 2025 को केक खाने के लिए बिना आप बुलाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं विवेक सर, दो चीजें हैं। एक तो मैं आपके बीच में बोलना नहीं चाहता, अभी आपने सैम पित्रोदा जी का जिक्र किया। सैम पित्रोदा जी ने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसका एग्जाम्पल आप खुद दे रहे हैं, चाहे जिन्ना की कब्र पे जाने की बात हो, बिरयानी खाने की बात हो, शपथ ग्रहण में बुलाने की बात हो। आपकी बात माने तो दिक्कत, ना माने तो दिक्कत। पठानकोट में आईएसआई को आया और बोला आप पठानकोट का यहाँ इंक्वायरी कर देना। हाँ। अभी ये सब करने वाले पाकिस्तान से दुश्मन नहीं है। और पित्रोदा साहब ने सिर्फ इतना कह दिया कि पाकिस्तान में मुझे घर जैसा लगा, तो ये हो गए। देखो इनकी ये राजनीति है। ठीक है विवेक सर, आपको मैंने सबसे ज्यादा वक्त दिया है, आप नाराज मत होइएगा। अब मैं महेश जी एक बार आपके पास आ गया। मैं नाराज नहीं है ना, लेकिन मैं एक चीज और आपसे बोलूंगा। आपने गोलवलकर जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, आज मेरी डिबेट का टॉपिक है जेनजीज। जेनजीज को जरूर पता होगा गोलवलकर जी के बारे में। जेनजीज तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, राहुल गांधी को सुन रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा। राहुल गांधी जी के बहुत फॉलोअर्स हैं, मैं सुन रहा हूँ। कोशिश की। हाँ, ये गोडसेवादी है, हम गांधीवादी है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जब गांधीवादी आप हैं, राहुल गांधी जी गांधीवादी है, मेरा देश गांधी, महात्मा गांधी की धरा है, वहां पर जेनजीज को अगर भड़का जाएगा तो सवाल उठे कि ना उठे? विवेक जी, सवाल उठे ना? देखिए, मैं यूथ के गुण बताता हूँ। यूथ हर बदलाव में, हर परिवर्तन में यूथ ने अहम भूमिका निभाई है। पहली बात, यूथ निस्वार्थी होता है, ठीक है, कार्य तत्पर होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाता है, उसकी मेहनत की तैयारी रहती है, और वो ताकत और स्फूर्ति से भरा रहता है। उसको अगर सही दिशा दिखाएंगे तो सही दिशा में जाएंगे। तो सही दिशा दिखानी है ना, वही तो है। सही दिशा क्या है? महेश जी प्लीज रिएक्ट नाउ। लेकिन एक चीज और है, डीयू के रिजल्ट भी आ गए हैं, अध्यक्ष पद पर एबीवीपी जीत गई है, और वहां से नैरेटिव है जेनजी मोदी के साथ है। महेश जी प्लीज रिएक्ट। महेश जी, देखिए, इन सब चीजों से सबक लेना चाहिए। हाँ। अगर राहुल गांधी इसी तरह से अपनी राजनीति का महिमा मंडन करते रहेंगे तो वो समय दूर नहीं है। जबकि देश के युवा वो जहां जाएंगे वहीं उनका बहिष्कार और नहीं, मुझे बताइए महेश जी, बीजेपी को क्यों लग रहा है कि वो जेनजीज को भड़का रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए सीधा आप। देखिए, उसका एक कारण है, बताइए। सवाल ये है कि आप आज से 3 महीने पहले कर्नाटक को लेकर एक आपने शगुफा छोड़ा कि हम एटम बम फोड़ रहे हैं। और उसमें जितनी भी बातें आपने कही उसको चुनाव आयोग, अभी आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, चुनाव आयोग के जो एक्स आईडी है उसके ऊपर स्पष्ट रूप से वो लेटर डला हुआ है। जो भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि वहां वोट जोड़े गए, और जितनी बातें उन्होंने कही वो सारी बातें बोगस निकली, सारी बातें झूठी निकली। और जब चुनाव आयोग ने कहा कि साहब आप प्रतिपक्ष के नेता हो, इस देश के एक जिम्मेवार नेता हो, आपने संविधान की शपथ ली है, आप जो है कम से कम प्रूफ दे दो, एक लिखित में एक शिकायत दे दो। जैसे महाराष्ट्र में जो है आपके वो नाना पटोले, नहीं वो सब जेनजीज को भड़का कैसे रहे हैं? आग में घी कैसे डालने जो बीजेपी कह रही है? वही मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो क्या करते हैं कि ये कहते हुए एसआईआर को लेकर वो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हुए वो एक यात्रा निकालते हैं, वोटर अधिकार यात्रा। अब सवाल यह है कि आप किसको वोटर अधिकार की यात्रा के तहत आप भला बुरा कह रहे हैं? उस सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पे अपनी सहमति का मोहर लगाता है, उसके बाद आप इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि एसआईआर के खिलाफ है। वो कहते हैं हमने कभी कहा ही नहीं एसआईआर के खिलाफ है। आपने जो 11 डॉक्यूमेंट्स रखे, आधार कार्ड को भी जोड़िए, बाद में कोर्ट ने भी वही कहा। वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ का मतलब क्या है? ये देश को कहीं समझ में आना चाहिए ना। आना चाहिए, युवाओं को बिल्कुल आना चाहिए ना कि भाई आप क्यों कह रहे हैं, किस कारण से कह रहे हैं। आप कर्नाटक की बात कह रहे हैं, वो बात झूठी निकली। अब आप एसआईआर के ऊपर आइए। एसआईआर जो है संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद वोट अधिकार यात्रा के नाम पर आप प्रधानमंत्री की माँ बहन की गाली आप दे रहे हैं मंच से। उसके बाद जब उस पर आपत्ति होती है तो आप कहते हैं कि भाई एक प्रकार से जो है देश में जो है प्रधानमंत्री जो है वो अपनी माँ को कहीं ढाल बना रहे हैं राजनीति करने के लिए। अब मुझे ये बताइए, आप
माँ बहन की गाली दीजिएगा प्रधानमंत्री को, हाँ। उसके बाद आप देश में तांडव करिएगा, और हाँ। अब आप इस बात पे आ गए हाँ। कि हमने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया कर्नाटक में, हाँ। और इसके नाते जो है हम जेएनजी को अब कह रहे हैं कि आप आइए और वोट का जो अधिकार जो चुनाव आयोग उस पर डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, हाँ। उससे देश को बचाइए। ठीक तो है। सवाल ये है कि आप कोई ऐसा बात नहीं कह रहे हैं हाँ। जो किसी भी जेएनजी को या किसी युवा को या किसी देशवासी को कहीं अपील करता हो हाँ। कि ये आपको एक तार्किक रूप से या लॉजिक रूप तो से जेंजीज या हैं राहुल गांधी के फैक्ट साथ के कि रूप नहीं में है? महेश जी, जेंजीज हैं राहुल गांधी के नहीं, साथ? अगर आप कह रहे नहीं है तो फिर वो आग में घी कैसे डाल रहे हैं? तो वो इस तरह से डाल रहे हैं जी कि वो जिस चीज को जिस ढंग से उनको जो हाँ। मुद्दा है, हाँ। जिन मुद्दों के ऊपर उनको देश को कहीं खिताब करना चाहिए, जिन मुद्दों से रूबरू होना चाहिए, जिन हाँ। मुद्दों को लेकर उनको कुछ विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता के नाते लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, ठीक है। बजाय ये कहने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो, देश में जो है जेएनजी की तरह इस एक देश में कहां हो माहौल पाएगा पैदा वो? किया इस जाए। देश में नहीं होगा। लोकतांत्रिक नहीं, व्यवस्था हमारे मैं कह रहा हूं डीएनए कि में है। नहीं, लेकिन आप प्रतिपक्ष के नेता के नाते हाँ। आप इस देश से सैलरी लेते हैं, देश हाँ। आपको 3 एकड़ का आपको घर दिया हुआ है, सारी हाँ। सुख सुविधा दी हुई है। हाँ। क्या इस बात के लिए कि आप अपेक्षा ये रखते हैं कि इस देश में गृह युद्ध हो, ठीक है। इस देश के लोग जो है सड़क पे उतरे? ठीक है। और आखिर में आप आरजू भाई जेएनजी में आ की गया जो आपके बात पास। कर रहे हैं, आरजू भाई उन सीधा जेएनजी सीधा ने जो क्या वोट अधिकार किया? यात्रा निकाली, और बोला उन्होंने महेश जी रही ने, बात आप लोगों देश को में गलत भ्रमित कर रहे हैं, आप युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं और बीच में जेंजीज आ गया। 10 सेकंड और तो दीजिएगा, हाँ, 10 सेकंड और दीजिए, चलिए 10 सेकंड में और कंक्लूड दीजिए। कीजिए। आरजू भाई, कमिंग टू यू, 10 सेकंड, स्टिक टू टाइम। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में हाँ। मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कब से शुरू हुआ, हाँ। किसने शुरू किया? हाँ। आप याद करिए कि मनमोहन सिंह तो जो किए सो किए, हाँ। उसके बाद सच्चर कमेटी मुसलमानों के नाम पर, उसके बाद सीए के नाम पर देश को डिवाइड करने का काम, योजना और उसका नहीं, समर्थन मैं कौन कह कर रहा हूं रहा कि था? अस्वीकारता हो सकती है ना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, नहीं, आंदोलन कर अफजल गुरु सकते हैं ना। अफजल गुरु- हमने तो अफजल कितने गुरु आंदोलन कौन देख था? लिए, निर्भया नहीं, कांड से लेकर अन्ना अरे आंदोलन भाई- तक सब कुछ देखा ना हमने। नहीं, लेकिन अफजल किसी के गुरु घर कौन था? को थोड़ी जला दिया, अरे किसी साहब, किसी अफजल किसी गुरु के कौन घर में था? जाके उसके आगजनी थोड़ी समर्थन कर दी। हमने किसी सीएम को थोड़ी घेर लिया। जिस तरीके की तस्वीरें हैं, और बार बार अब मैं कह रहा जेंजीज हूं का कि- मतलब पॉजिटिव मैं कह नहीं रहा हूं कि रहा। आज के डेट में ये भड़काने, आ जाऊंगा मैं, आ और रहा हूं। उन्माद और ठीक है। उत्पात मचाने का जो आपका एक मैसेज काम, आ गया कि ये एक जो भड़का रहे है- हैं, भ्रमित फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। आरजू भाई प्लीज आप मुझे बता दीजिए, बिहार चुनाव से पहले ये जेंजी इफेक्ट करने वाला, इंपैक्ट करने वाला है क्या? देखिए, सबसे पहले तो देश के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर उनको कोई चीजों को बताया जाता है, उनको उन चीजों से अवगत कराया जाता है, तो उसको ये देशद्रोही मान लेते हैं। और ये क्यों मानते हैं? सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। हाँ। हम कहते हैं इस देश के बेरोजगार युवाओं को और देश के 85 करोड़ लोगों को 5 करोड़ राशन दे के आप कहते हो कि हम महागुरु, विश्व गुरु बन चुके हैं। ये कैसे संभव है? हाँ। जब वो सत्ता के में बैठे हुए लोगों से, जब आज का युवा सवाल करता है रोजगार पे, हाँ। पलायन पे सवाल करता है, चिकित्सा पे सवाल करता है, तो आप क्या कहते हो? जातिवादी नारे आप गढ़ते हो। आप सामाजिक और आर्थिक रूप से दिया जाता है किसी को आरक्षण, और देश के प्रधानमंत्री मंचों से खड़े होकर कहते हैं कि आपका आरक्षण दूसरे को 4% उठा के दे दिया जाएगा। हाँ। मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, मुजरे करने की बातें करते हैं। हाँ। और इनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर है वो तो क्या क्या कहते हैं। अरे आरजू अब भाई, ये कम से कम बताइए उन्होंने कि- ऐसा कहा है कि आप टीवी पर बोल सकते हैं, लेकिन अभी वो उधर से बोलेंगे कि इंडिया ब्लॉक का मंच सजा था। वो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री के लिए गाली दी गई थी? नहीं कर सकते, आप नहीं करेंगे। मैं जानता हूं आप कितने सभ्य हैं। मैं तो सीधी तौर पे कहता हूं कि वो जो था उसको रात में डिटेन कर लिया गया, वो हाँ। जांच का विषय है। आप उसको फांसी के तख्ते पे लटका दीजिए। हाँ। लेकिन आप अपनी मां को सिर्फ लेके आ जाते हैं बिहार के इलेक्शन में। बिहार के अलावा क्या आपकी मां का अपमान गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल में नहीं है क्या? आप इलेक्शन के दौर में कहते हैं। और आपने क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के माता को गालियां नहीं दी? इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को गाली नहीं दी? इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बहू को आपने गालियां नहीं दी? हाँ। क्या आपने जर्सी गाय नहीं कहा, हाइब्रिड काऊ बछड़ा नहीं कहा क्या? हाँ। ये आप किसको प्रवचन देते हैं? और ये अभी लेटेस्ट की मैं चीजें बता देता हूं। हाँ। छोड़ देता हूं अतीत की बातें। ठीक है। वर्तमान में ये व्योमिका सिंह और ये सोफिया कुरैशी कौन थी हाँ। जिसको पाकिस्तानियों की बहन के साथ जोड़ दिया गया? हाँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान आया? हाँ। और इन्होंने कितनी बार माफी मांगी? जरा इस पे बता देंगे? ये बता देना भैया, उसके लिए माफी भी मांगी, हमारा उसके लिए माफी भी मांगी, और सार्वजनिक रूप से। लेकिन आप लोग जो है ना, आप लोग की सोच और समझ, गजवा हिंद के समर्थन करने की सोच जो है, और तालिबानी सोच के साथ जीने वाले लोग
और सीए और 3 तलाक को विरोध करने वाले लोग, और इस देश में शरीयत नहीं, संविधान नहीं, शरीयत के साथ जीने की एक सोच जो आपने लेकर इस देश में आपने विघ्न भोगा है, और जिस प्रकार के आप लोग उन्माद और उत्पाद के तहत अपनी सोच को डेवलप करते हो, उससे बाज आना चाहिए, अपनी गद्दी के लिए अलग करना चाहते हो, उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए। ठीक है, मांगना चाहते हैं। सारे विषय आ गए यहाँ पे। महेश वर्मा जी, खून पानी एक साथ कैसे चल सकता है? आप एशिया इफ्तार जो है, इफ्तार नहीं, सरकारी खजाने को लुटा के इफ्तार करने का काम जो है इस देश में लगातार जो चलता रहा, व्यापार के लिए कुछ भी वो क्या था? मुसलमानों को खुश करने का जो तौर तरीका चुना गया, वो उसके वोट की वजह से कभी आपने पीछे मुड़ के देखा कि आपकी शिक्षा का स्तर क्या रह गया, आपका हेल्थ क्या रह गया, आपकी प्रकृति क्या रह गई, आपका इनकम क्या रह गया, आपको अनपढ़, गंवार और जाहिल बना के इन लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, समुदाय के ऊपर जब आप पेशाब ठीक है वर्मा जी, थैंक यू। ओके खान साहब, मैं वापस आऊंगा, आप दोनों की बातें आ गई है। पोदार साहब मेरे पास है एक रिएक्शन, मुझे पोदार साहब से भी चाहिए। पोदार साहब प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की ये तस्वीरें आई हैं, वीडियो पोस्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये चुनावी रणनीति आपको राजनीतिक रणनीति ज्यादा लग रही है कि वार्निंग ज्यादा लग रही है? प्लीज क्लियर कर दीजिएगा। देखिए रोहित जी, मेरा यह मानना है कि नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका की हम बात करें, हमारी स्थितियां और परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। हाँ। रही बात जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, अभी हाँ। देखिए, मैं जैसे पूर्व में बोल रहा था, और कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता हमारे साथ पैनल में है, वो शायद मेरी बात उनको अप्रिय लगी होगी, मेरे से असहमति दिखा रहे थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं रोहित जी, कि राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, राजनीति में आप ये समझ लीजिए परसेप्शन चलता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, 2014 से पहले आपने देखा होगा, एक अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान खचाखच भर गया, और एक ऐसा आरोप लगा कि 2 लाख करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 4 लाख करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, इतने लाख करोड़ रुपए का ये घोटाला, वो फलाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला, एक उसके ऊपर परसेप्शन चस्पा कर दिया गया कि कांग्रेस तो है घोटालेबाज। ठीक है, जबकि आज 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, और जो नरेंद्र मोदी जी आरोप लगाने वाले थे, वो पार्टी सत्ता में है, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं है उन घोटालों के ऊपर। तो या तो वो पहले गलत थे या वो आज गलत है, कि भाई उन्होंने, इसका मतलब घोटालों को इन्होंने अनदेखा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति के अंदर नैरेटिव, आपका तात्पर्य मैं समझ गया, नैरेटिव, मैसेजिंग, लेकिन ये मैसेज क्या जा रहा है, मैं तो वो पूछ रहा हूं। आप बहुत अच्छी बात, आपने अभी अन्ना हजारे का जिक्र किया, उस वक्त मुझे भी याद है, मैं भी गया था अपने दोस्तों के साथ, रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था, और 80 to 85% युवा ही थे। आज जिनको हम जेंजी कह रहे हैं, आज से उस वक्त 10, 12, 15 साल पहले वो युवा ही था, वो जेंजी उस वक्त वर्ड नहीं था, लेकिन वो भी जनरेशन कुछ रही होगी। लेकिन हमने तो एक बस भी नहीं रोकी थी तब। आज जेंजी का वो मुद्दा चल रहा है, बीजेपी कह रही है बार बार नेपाल 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 दिखा के प्रोवोक कर रहे हैं। मैं उस पर पूछा हूं आज आपसे, वो मैसेजिंग कितना जा रहा है, वो नैरेटिव कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई साहब, मैं आपको यही कहने लगा था कि अगर आप गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं। कि जिस तरीके के ट्वीट करवाए जा रहे हैं राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल से, कहीं ना कहीं ये इनको अर्बन नक्सल, अब आगे ये नैरेटिव चस्पा करने का पूरा प्रयास है। और जो पार्टी, जो इकोसिस्टम, अगर हिंदुस्तान के अंदर 15 मिनट के अंदर पूरे देश के अंदर गणेश जी को दूध पिलवा दे, आप ये सोचिए राहुल गांधी जी उसके सामने क्या बेचते हैं। तो आप उनको, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आपको सोच समझ करके सामने वाले की कुशल क्षमता, सामने वाले की कमजोरियों को मूल्यांकन करके आपको लड़ना पड़ता है। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं ना कि सामने वाला तो लड़ रहा है बारूद और बम से, और आप लड़ रहे हैं लकड़ी और पत्थर से, तो आप कहीं ना कहीं वहां पे मार खा के निकलेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल एक बात मैं आपको बता रहा हूं रोहित जी, कल जिस तरीके से परसों रात को प्रेस समाचार आ गया था कि सुबह 10 बजे राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंदिरा भवन के अंदर, ऑडिटोरियम में, तो हम भी उस चीज के लिए बड़े उत्सुक हो गए थे कि भाई कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। उसके बाद में 10 बजे का उन्होंने टाइम दिया। 10 बजे के पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ कि सीट की पेटी बांध लीजिए। यानी कि जिस तरीके से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, उस टाइम जो सीट बेल्ट बांधा जाता है,
और उसके बाद में क्या, किस बात के ऊपर ये ट्वीट किया गया? अब लोग क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि सीट की पेटी नीचे उतरते टाइम भी बांधी जाती है, तो क्या कांग्रेस अब नीचे उतर रही है? ठीक है, आपका बड़ा मैसेज आ गया। इस पर विवेक सर से मैं रिएक्ट जरूर लूंगा। राहुल गांधी, कांग्रेस, खुद विवेक सर, खुद पोदार साहब भी बता ही रहे हैं कि एक तरीके से वो तो सजग कर रहे हैं। आप इसको वार्निंग के तौर पर क्यों ले रहे हैं? युवाओं को बता रहे हैं कि देखिए आपका अधिकार है, चाहे वोट अधिकार यात्रा निकाली हो, वोट चोरी की बात हो, सजग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, वो लोकतंत्र की, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर पूरे देश में जा रहे हैं, वो बता रहे हैं इसी को बचाना है, इसी को बचाना है। नहीं, वो सजग नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो देश की जितनी संवैधानिक व्यवस्था है, या वो सुप्रीम कोर्ट हो या वो देश का संविधान हो, उसका कहीं अपमान वो कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप जेएनजी की बात कर रहे हैं, तो जेएनजी की बात का आधार जो है वो सचमुच में आप जैसे लोगों के ऊपर फिट होता है। आप याद करिए ना, मनमोहन सिंह जी के टाइम में महंगाई दर क्या थी, बेरोजगारी दर क्या थी। 11 लाख करोड़ रुपए का जो है वो बजट होता था, और 21 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे हुए थे आप। आज देश में कम से कम 50 लाख करोड़ का जो है वो बजट है। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है। किसी प्रकार से सब लोग खुशहाल हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका जो है विश्वास जो है वो कहीं अनवरत चल रहा है। सब लोगों को जो एक देश में लगभग 25 लाख करोड़ का सोशल सिक्योरिटी आपके पास है, आयुष्मान आपके पास है, लोगों के पास रोजी रोजगार है। लगातार आप कहीं 10 साल के ऊपर, 10 साल मनमोहन सिंह और 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार का जो है व्हाइट पेपर जो है पार्लियामेंट में डाला गया, जिसके ऊपर आप डिस्कशन करने का साहस नहीं जुटा पाते। कारण क्या है? तो जेएनजी तो आपके ऊपर अप्लाई होता है। जेएनजी हमारे ऊपर अगर अप्लाई होता तो आज कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय का यही रिजल्ट आता। क्या मैंने बताया, मैंने जो बोला। अभी अच्छा, एक तो क्योंकि सवाल मैं ये आखिरी है सेगमेंट में हूं भाई सर, जेनजीज आपके साथ है कि विरोध में? मोदी जी के साथ हैं? युवा हैं आपके साथ? देखिए साहब, जेएनजी का मतलब हमारे साथ ये है कि हमारे साथ पूरा देश जो है आज कहीं ना कहीं ये प्रयास जो है कब नहीं किया गया, देश को काटने बांटने और छांटने का, और देश में उपद्रव और दंगा फसाद कराने का जो प्रयास है कोई अब से थोड़ी चल रहा है। सीए के टाइम भी हुआ, 3 तलाक के टाइम हुआ। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, एनआरसी के नाम पर पूरे हो हल्ला हंगामा काटा गया। अब आज जो है फिर से एक बार जो है नेपाल के नाम पर ये किया जा रहा है, और इसका बकायदा फंड आता है, और इस फंड के जरिए इस देश में फंडिंग जो है, याद करिए सोरस तो पब्लिकली कह चुका है, और ये लोग उठते बैठते किसके साथ है? चीन के साथ, सोरस के साथ, पाकिस्तान। अभी तो इनके बहनोई ने क्या कहा पहलगाम पे कि भाई मुसलमानों के तुष्टीकरण का नतीजा है कि पहलगाम जैसी घटना होती है। रॉबर्ट बटेरा किसके बहनोई है? तो इस तरह की चीजों को, इस तरह की कोई सोच अगर को इस तरीके का द्वेष फैलाए, कोई इस तरीके का द्वेष फैलाया। अभी पोदार साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही। पोदार साहब ने कहा 2014 से पहले ऐसा था कि कांग्रेस सर तक भ्रष्टाचार में डूबी, आपकी सरकार आएगी, एक्शन होगा, कुछ नहीं हुआ। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो ये जमानत पे कहाँ होते ये पूरा परिवार जो है, शीर्षस्थ जो है, दर्जनों से ज्यादा। आप याद करिए, पी चिदम्बरम साहब कई महीने जेल में रहे। आप याद करिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तेजस्वी सहित जो है, ये तमाम लोग भ्रष्टाचार के और सेंटेंस की बात करूंगे। मैं इस समय बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में हूं, आपका पॉइंट आ गया। विवेक साहब प्लीज प्लीज। मैं बहुत ब्रीफ में इनकी बातों का जवाब देके आखिर में मेरा मुद्दा रखूंगा। सबसे बात यह है कि मनुवादी जो लोग हैं इस देश में, उनके पास द्वेष के सिवा दूसरा कोई चारा बचा नहीं। इनके जो सुब्रत पाठक है, उन्होंने किसके घर जलेंगे वगैरह वगैरह जो कहा, ये इनको जरा बताइए आप। बता दूं। दूसरा बात क्या है कि ये दंगा हुआ नहीं बोलता है। अरे दंगा करने वाले ही सत्ता में बैठेंगे तो दंगा कैसा होगा? तीसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारे अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। तो जरा बताइए ना, पर कैपिटल इनकम में हम कहाँ थे और आप कहाँ पहुंचे हैं? ये भी बताइए में हम कहाँ थे और कहाँ पहुंचे हैं। 80 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो राशन क्यों देना पड़ता है? और ये भी बताया कि रुपए की कीमत क्यों गिर रही है, क्या प्रधानमंत्री की ये गिर रही है करके रुपए की कीमत गिर रही है। मुद्दा ये है आज के डिबेट का, वो मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को साथ में मिलकर, इलेक्शन कमीशन बीजेपी में अभी तक विलीन नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बीजेपी के साथ युति में है अभी भी। इन्होंने साथ मिलकर महाराष्ट्र में वोट बढ़ा लग गए आरोप से, सारे आरोप लग गए। जेनजीज भी सुन रहे हैं। आरजू भाई और पोदार साहब 30 सेकंड दे पाऊंगा। आरजू भाई बारिश की है 30 सेकंड। आरजू आरजेडी, इसलिए आरजू खासा गए और इसलिए ऐसी बातें हो रही।
आरजू खान साहब 30 सेकंड में रिएक्ट कर दीजिए प्लीज, जल्दी, हम गोइंग ओवर। कि कहां कुछ हो रहा है, जिसको देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिसको बलात्कारी कहते हैं, उनको तो अपनी पार्टी में मर्ज करवा देते हैं, अपने कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं, स्टेट का जो है डिप्टी सीएम बनाते हैं, तो भ्रष्टाचारी रहेंगे कहां? जिसको देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उनको अपनी पार्टियों में मिला लेते हैं। और ये देश का जो जेनजी है ना, इनके साथ नहीं है। वो इस तरीके से कि देश के विपक्ष को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं सिर्फ उनको 35% वोट मिले हैं। बात है, 60 से 62% विपक्ष को गया, इंडिया ब्लॉक को गया। पोदार साहब 30 सेकंड, मेरा वक्त आज बहुत जल्दी बीत गया। पोदार साहब 30 सेकंड कंक्लूड कीजिए, क्लोज करना है। देखिए रोहित जी, समस्या यही उत्पन्न होती है कि आज भी जब आप ये कहें कि आपको खेलना नहीं आए और आप ये कहें कि समस्या बैट में है, समस्या पिच में है, समस्या बॉल में है, समस्या अंपायर में है, समस्या वहीं से उत्पन्न होती है। अभी भी ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? अरे पहले आप इस देश की आत्मा को समझिए, इस देश के विचार को समझिए। बिल्कुल सही बात है, पर्क पैकेट सारी चीजें सब आ गई है, लेकिन पोदार साहब आपने बहुत शानदार कंक्लूजन दे दिया है कि पहले खुद को मजबूत करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं प्रॉब्लम है तो पहले सत्ता में आएंगे तभी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएंगे, आत्मा समझनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े। वर्मा जी बहुत धन्यवाद, विवेक साहब प्लेजर हैविंग यू, आरजू भाई ऑलवेज प्लेजर, थैंक यू सो मच। पोदार साहब आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनावी बेला से पहले कई ऐसे मुद्दे आएंगे जिस पर पड़ताल होना जरूरी है। लेकर हाजिर रहूंगा हमेशा की तरह, ना इधर की ना उधर की। 5 की पड़ताल में सीधी बात। नमस्कार।